ठीक है भाई, आज का आपका टॉपिक रहेगा फिनॉल। वन शॉट में पढ़ना है। कल आपने क्या पढ़ा था भाई? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल याद हो गया सबको अच्छे से, है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन फिनॉल। तो अब तुम सबसे पहले मुझे बताओगे फिनॉल क्या है। फिनॉल का दूसरा नाम बता दो चलो। कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, पहला पॉइंट तो अभी याद रखेंगे। अब बोल ही रहे हो एसिड, मतलब बाय नेचर एसिडिक होगा, तो लिटमस टेस्ट देगा कि नहीं देगा? लिटमस टेस्ट दे देगा। ठीक है, आपको बताना है जब हम बेंजीन का हाइड्रोजन एटम, मेरे पास बेंजीन है, मैं इस बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं OH से, तो बेंजीन पे OH लग जाएगा। ठीक है, बेंजीन पे OH को हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, और अगर एरोमेटिक अल्कोहल कह दूं तो भी सही है ना। कल हमने इसकी कैटेगरी डिसाइड की थी, है ना। क्या लिखा था कल हमने? एराइलिक लिखा था। हम कहते हैं अल्कोहल है तो विनाइलिक और एराइलिक, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये एराइलिक अल्कोहल भी है, और वैसे इसका नाम हो गया फिनॉल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टू दी पॉइंट, अगर अपन एनसीईआरटी से चलें तो आपको पहले तो अल्कोहल सब कुछ दिया हुआ है अल्कोहल के बारे में, है ना। अब कल है ना मैंने तुम्हें एक बेंजाइल अल्कोहल बताया था, इसमें फ़र्क समझना थोड़ा। डायरेक्ट OH इधर है तब तो फिनॉल है, और अगर ये ऐसा कुछ है तो ये आपका फिनॉल नहीं माना जाएगा। ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। सही, इसको तुम बोल दो बेंजाइल अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल कैटेगरी है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। जबकि आपको रिंग दिख रही है तो इससे कोई लेना देना नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो एलिफेटिक के साथ है ना, रिंग तो आगे चल रही है ना, ऐसे। ठीक है, डिग्री कौन सी है इसकी? 1 डिग्री। थोड़ा ध्यान रखना है ना, एनसीईआरटी में आपको ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि ये है। इसके बाद में आपको ये कंपाउंड दे रखा है कि देखो हमारे पास ये है CH है, OH है, यहाँ CH3 है, और फिर आपको मेंशन किया हुआ है कुछ ऐसा कि ये बेंजीन है, यहाँ कार्बन है, ये OH है और ये CH3 है। इनमें से फिनॉल कौन सा है? कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी फिनॉल नहीं है, क्योंकि आपका OH ग्रुप तो एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड है, रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। आप किसी में भी चेक करो तो आपका OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड से कनेक्टेड है। इसका मतलब इनमें से कोई भी फिनॉल नहीं है। ये सारे आपके अल्कोहल, इवन आपका तो एलिफेटिक अल्कोहल है। ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करें? सबकी कैटेगरी बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक, वो भी बेंजाइलिक। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? हाँ, तुम कहोगे ये तो 2 डिग्री है और ये क्या है? 3 डिग्री है। इतनी बात क्लियर है? तो सबसे पहले आपको यही दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको कह दिया कि भाई जैसे ना कल हमने पढ़ा था अल्कोहल, अल्कोहल में OH ग्रुप की संख्या के आधार पे, भाई OH एक है तो आपने बोला था मोनोहाइड्रिक, 2 है तो 3 है तो, और 3 से ज्यादा है तो एग्जाम्पल सार्बिटॉल या मैनिटॉल। सार्बिटॉल आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। किसके रिडक्शन से बना था? ग्लूकोज के रिडक्शन से सार्बिटॉल बना था। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर दूं तो, अगर मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर दूं तो पहले तुम पूछोगे किसकी प्रेजेंस में? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तुम्हारे कोर्स में 2 रिएक्शन है, एक तो है ब्रोमीन वाटर और दूसरा कंसंट्रेटेड HNO3। माइल्ड कौन है? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर धीमा है, HNO3 तेज पड़ता है। तेज पड़ेगा तो ऊपर वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला भी होगा, और ब्रोमीन वाटर धीमा है तो खाली एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर मैं कहूँ पूरा ग्लूकोज ऊपर वाला ग्रुप COH है तो क्या नाम था? ग्लूकोनिक एसिड, और दोनों ऊपर नीचे COH सैकरिक एसिड। याद करना है, ठीक है। सिमिलरली मैं कहूँ भाई देखो है ना, एक बेंजीन पे एक OH लगा दिया तो ये तो हमारा फिनॉल है ही सही, इसमें हम क्या ही सोचे। फिर आप कहोगे नहीं है ना 2 OH लगा लो, तो फिर हमारे पास 3 पोजीशन होती है ना, एक तो ये ऑर्थो वाली, 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हो? ऑर्थो। ठीक है, 1-3 पोजीशन और 1-4 पोजीशन। अब मैं इन सब पे OH लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे इनके नाम बताओ। क्विनॉल, सही है ना। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। ठीक है, तो भाई ये क्विनॉल है। एक और नाम बता दो, मान लो 4 ऑप्शन में क्विनॉल है ही नहीं, हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनॉल। ठीक है, देखो क्विनॉन मतलब कीटोन साउंड नहीं कर रहा क्या, है ना।
तो हम कहेंगे एक्चुअली क्विनॉन ये है, देखो ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, इसको हम क्विनॉन बोल रहे हैं। तो आप क्विनॉन थोड़ा ना कह रहे हो, आप तो हाइड्रो क्विनॉन कह रहे हो। जरूर आपने रिडक्शन कर लिया दिखता है। तो हाइड्रो क्विनॉन मतलब एक तरह से फिनॉल है, और हाइड्रो सिर्फ क्विनॉन तो कीटोन है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो फिर ये क्या था, इसका क्या नाम था? कैटेकॉल। ठीक है, तो कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। आईयूपीएसी पूछे तो बेंजीन 1,2 डाइऑल। अगर मैं आपसे कहूँ इसका आईयूपीएसी बताओ, तो बेंजीन तो है ही, ऑल कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है? बेंजीन 1,2 डाइऑल। ठीक है, वो 1,3 हो जाएगा और वो 1,4। और इन तीनों को क्लासीफाई कैसे करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या है? OH ग्रुप कितने? 2। तो अल्कोहल कौन सा है? डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल, अल्कोहल तो बोलेंगे नहीं, या फिर एरोमेटिक अल्कोहल बोलो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल आपस में कौन से समावयवी है? पोजीशन। कैटेकॉल का मतलब क्या है? 1,2 है ना, रिसोर्सिनॉल का मतलब 1,3 और क्विनॉल का मतलब, तो हम कहेंगे तो पोजीशन ही तो अलग है भाई। ये 1,2 है, ये 1,3 है, ये 1,4 है, तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग है, स्थिति अलग अलग है, इसलिए इनको स्थिति समावयवी, पोजीशन आइसोमर यानी पीआई बोलने वाले हैं। बोलो, कोई तकलीफ है क्या? समझ में आ गया? अब मैं कहूँगी मुझे तो फिनॉल ही रखना है, मेरे को डाईहाइड्रिक की बात नहीं करनी है ना, मैं रखूँगी तो फिनॉल, लेकिन OH के अलावा भी तो कुछ लगा सकते हैं। लाइक मैंने क्या किया कि यहाँ OH रखा और इधर मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, तो फिर तुम कहोगे यहाँ पे भी 3 पोजीशन है ना, एक ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब क्या नाम लिखें फिर? ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल और पैरा, मतलब क्रिसॉल कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रिसॉल हो गया है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये ऑर्थो, वो पैरा, सॉरी। ठीक है, ये ऑर्थो क्रिसॉल, बीच वाला मेटा और वो पैरा, कोई डाउट नहीं। तो इसने आपको डाईहाइड्रिक समझाया है ना। अब अगर मैं 3 OH लगा दूं, तब भी मेरे पास 3 चीजें थी, या तो मैं तीनों OH कंटिन्यू लगा दूं, या वो सिमेट्रिक बना दूं, ऑल्टरनेट है ना, 1,3,5 वाला। तो देखो पहले वाले का आईयूपीएसी क्या है? है ना, एग्जामिनर पूछे इसका आईयूपीएसी बता दो, तो बेंजीन 1, 2, 3 ट्राईऑल। भाई एक तो ये है, और इसका कॉमन नेम कुछ बताओ? पायरोगेलॉल। सामान्य नाम क्या है इसका? पायरोगेलॉल। ठीक है, तो भाई ये पायरोगेलॉल है। काम क्या करेगा? हाँ, इसका काम है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसका क्या नाम है आईयूपीएसी? बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल। 1 नंबर पे, 3 पे है और 5 पे। तो आईयूपीएसी पूछूंगी तो बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल। वैसे आप याद रखो तो एक और नाम याद रख सकते हो, क्या? फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है ना, आपको सिर्फ आईयूपीएसी पूछा जाएगा, ये यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। फिर आपको अल्कोहल दे दिया, ये हो गया, क्रिसॉल हो गया, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, ये सब अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको 1-2 एग्जाम्पल दिए, आईयूपीएसी नाम बताने। लाइक आपको ऐसा कुछ दे दिया इसने, ये बेंजीन है, ये OH है, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 7.1। इसका आईयूपीएसी बोलो। 2,6 भाई फिनॉल तो बोलेंगे ही ना, फिनॉल तो है ही। अब मिथाइल कहाँ पे? 2 और 6, तो 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। और आप चाहो तो बेंजीन 1 लिख दो, है ना। आप अगर 4 ऑप्शन है, फिनॉल नहीं है तो बेंजीन 1 लिखो, अदरवाइज फिनॉल ओके है, आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है। अब वही स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम, जो अपन ने कल पढ़ा था अल्कोहल की क्लास में, है ना। तो देखो जैसे अल्कोहल था वैसे ही फिनॉल। मेरे पास एक रिंग है एरोमेटिक, ये O हो गया, H हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन पे 2 लोन। तो हम कहेंगे लो बताओ फिनॉल में बॉन्ड पेयर कितने? 2। लोन पेयर कितने? टोटल 4। हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। वही उल्टा भी,
इन्वर्टेड वी शेप ज्योमेट्री हो गया, एंगुलर बोल दो, बेंट बोल दो, इन्वर्टेड वी बोलो, है ना। फिर मैंने कहा था ये बॉन्ड लेंथ, ये कल बताया था मैंने, कल अल्कोहल बताई थी, आज फिनॉल में। ये छोटी है कि अल्कोहल की छोटी थी? ये छोटी है। रेजोनेंस में चला जाएगा ना, कल अपने पढ़ा था, है ना। कितनी थी? 136। ये 136, है ना। कल कितनी थी? 142, ये है 136, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बॉन्ड लेंथ। और एंगल, बॉन्ड एंगल कल कितना था? 108.9। थोड़ा सा कम था, 108.8 था, और आज ये एग्जैक्ट 109, क्योंकि ग्रुप बड़ा हो गया ना, एल्काइल से तो बड़ा ही होगा, फिनाइल 6 कार्बन लेके बैठे हो, इसलिए यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिनॉल का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, क्लियर। बॉन्ड लेंथ कम होने का वजह मैंने आपको बता दिया था, है ना। ये इसके बाद इसने क्या बोला है, बॉन्ड लेंथ कम की वजह से है। अच्छा, ये पूछेगा कि भाई ये वाली बॉन्ड लेंथ है, देखो एरोमेटिक कार्बन को ऐसे लिखते हैं क्या? यस। ऐसे लिखते हैं एरोमेटिक कार्बन, फिनाइल वाला कार्बन, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर देन अल्कोहल, ये बंद लंबाई अल्कोहल से छोटी है। कारण क्या लिखे? रेजोनेंस डबल बॉन्ड बन जाएगा। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा, है ना। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि भाई ये बंद लंबाई छोटी है, वजह क्या है? तो रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। पार्शियल को मैं लिख देती हूँ आंशिक, आंशिक द्विबंध लक्षण या आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आगे बात समझ, ये शॉर्ट की पॉइंट्स आपको याद रखने, है ना, कि ये बातें नहीं होंगी तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्लियर है। फिर इसने अल्कोहल प्रिपरेशन बताई, वो अपन ने पढ़ ली। फिर आपके पास आता है फिनॉल। अब फिनॉल का दूसरा नाम इन्होंने बोला है कार्बोलिक एसिड। सबसे पहले फिनॉल कैसे बनाया था? कोल टार। सबसे पहले फिनॉल कैसे बनाया था? कोल टार, ठीक है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले फिनॉल को कोल टार से बनाया था, और आज भी इंडस्ट्रियली फिनॉल को, आजकल फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण द्वारा किया जाता है। अच्छा, ठीक है, आज भी ऐसे ही बना सकते हैं अपन, कोलतार से बना सकते हैं, और भी मेथड्स इसने दिए हैं, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं अपन सीधा, फिनॉल प्रिपरेशन, जीएमपी ऑफ फिनॉल। अब देखो फिनॉल ही बनाना है तो रॉ मटेरियल में बेंजीन तो लेना ही पड़ेगा, आएगा कैसे अचानक, है ना। तो पहला ये कह रहा है हेलो एरीन। हेलो एरीन से क्या समझे? बेंजीन पे X। बेंजीन पे एक्स, हेलोजन, है ना। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फेमस आपका क्लोरीन ही है, ये ले लिया क्लोरीन। अब देखने में तो लगता है कि हाँ वैसा करो NaOH ले लो, लेकिन आपको पता है कि नहीं भाई, हेलो एरीन में तो ऐसा होता ही नहीं, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन के लिए लीस्ट रिएक्टिव है। तो मैं ऐसा करना तो चाहती हूँ कि NaCl बाहर आ जाए, बट एक बार में तो पॉसिबल नहीं है। क्या करूँ, कंडीशन क्या लगाऊं? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर याद करो कितना? 623 केल्विन टेम्परेचर। और प्रेशर 200 से 300। ये सबको याद होना चाहिए, 200 से 300 ATM तो आपका प्रेशर, है ना, और 623 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, फिनॉल बना तो ऊपर NaOH पड़ा है, तो आपने फिनॉल तो एसिड बोला था ना, और NaOH क्या है? बेस। तो मैं एक बार फिनॉल बना दूं तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि फिनॉल जो है वो NaOH की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड बना है। अब मुझे इसको फिनॉल में बदलना है ना, तो भी पानी मिलाऊंगी तब भी NaOH रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे कोई एसिड मिलाना पड़ेगा ताकि वो NaOH उसके साथ एडजस्ट हो जाए, तो ये जरूर बन जाएगा। आगे क्या आ जाएगा? फिनॉल। तो हम कहेंगे ठीक है, हेलो एरीन से बना सकते, बस आप ये कंडीशन याद रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड आपको दिया है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सेकेंड आपको बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको अपन थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बेंजीन ही ले लेती हूँ। बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊं क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। मान लो एग्जामिनर ने यहाँ से शुरू किया, ये है तो आंसर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड SO3H, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये एसिड है, NaOH मिलाओ तो सॉल्ट बनेगा, है ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड खुद तो एचायन दे देगा, OH दे देगा, तो हमारा आंसर बेंजीन पे SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट।
सही कह रही हूँ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब मैं कह रही हूँ कि इसको मेल्ट करो, है ना, फ्यूज करो, इसको गलाओ NaOH के साथ, ठीक है। तो अब क्या बाहर निकाल दो, NaHSO3। देखो ये सब निकाल दो तो सोडियम फिनॉक्साइड वो बनेगा, तभी तो आगे जाएंगे। तो हम कहेंगे सब बाहर निकाल दो, NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड, ये तो आपका बाहर गया। आपका आंसर आ गया बेंजीन पे ON, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, हाइड्रोलाइज कर दो, ठीक है। और H+ लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, फिनॉल। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर एग्जामिनर को आपको फंसा के पूछना होगा कि नहीं थोड़े कन्वर्जन वाले क्वेश्चन दे दो, तो देखो मान लो आपको कहेगा एग्जामिनर कि तुम ले लो बेंजीन। चलो थोड़ा सिंपल से शुरू करते हैं। तुम्हारे पास है बेंजीन, तुम बेंजीन की रिएक्शन कराओ क्लोरीन से, एनहाइड्रस AlCl3, आपका कंपाउंड A है। A की रिएक्शन कराओ NaOH से, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर, आपका कंपाउंड B है। कर लो, क्या ही दिक्कत है। देखो सबसे पहले बेंजीन पे क्या लगाना है, क्लोरोबेंजीन, है ना। जो हमें पता है कि यहाँ आंसर होना चाहिए क्लोरोबेंजीन, और फिर ये तो हमारा प्रोसेस है डाउ प्रोसेस, है ना। ये कंडीशन अपन को याद रखनी, ये तुमने पढ़ी थी। तो यहाँ सीधा आंसर क्या है, बेंजीन पे OH। तो पढ़ा तो था, बस अप्लाई करना है, उल्टा ही ज़्यादा इजी है, सब तो उसने लिख दिया। क्लियर। या फिर एग्जामिनर कह दे कि मेरे पास तो एसिटिलीन है, मैंने इस एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब में पास किया, तो कंपाउंड बना A की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, कंपाउंड बना B को NaOH से गर्म किया, फिर मेल्ट किया, फिर सीधा हाइड्रोलाइज कर दिया, मेरा कंपाउंड बन गया C, ठीक है। तो इस बार से थोड़ा यहाँ से शुरू किया, और ये सब आपके सिलेबस में है। ये एग्जाम में मान के चलेगा 11th में था ना, तो NCERT तो आपको 11th हर बार लिखा था, आप पढ़ चुके हैं, पढ़ तो चुके हैं, याद नहीं वो अलग बात है। ये क्लास 11 हाइड्रोकार्बन एसिटाइलीन प्रॉपर्टीज़ के अंदर था। एसिटाइलीन को अगर हम आयरन की रिटॉर्ट में या लोहे की बंद नलिका में 500 केल्विन 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करते हैं, तो देखो ये इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर शिफ्ट करो, और ये इधर, तो 6 कार्बन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ही तो है, बेंजीन है। तो हम कहेंगे अच्छा भैया A तो पकड़ लिया हमने बेंजीन, ठीक है। तो जब A पकड़ लिया तो सल्फ्यूरिक एसिड ये तो बन ही जाएगा, है ना। तो A के बाद H2SO4, है ना, तो हम कहेंगे B आपका SO3H। फिर आप कह रहे हो NaOH मिलाया तो NaHSO3, फिर आपने NaOH छोड़ ही दिया है, तो सोडा क्या करें, सोडियम बाईसल्फाइड बाहर निकाल दें, मेल्ट भी किया होगा, और आगे आपने क्या बना दिया होगा, फिनॉल। ये तो फिनॉल तो हो गया C, ये हो गया B, और ये हो गया A। आगे बात समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। इसके चांसेस कम है, बट ये आपसे नीट वाले में पूछ सकते हैं, है ना। और ये तो आपका सीधा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसे सवाल बनेंगे। क्लियर। थर्ड बहुत सिंपल है। थर्ड आपको कह दिया, आप तो है ना बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का डिस्टिलेशन कर दो, है ना, BDAC का डिस्टिलेशन। क्या करना है, पानी मिला दें, है ना। ये तो बेचारा वैसे ही कितने पे रुकता है, ये 0 से 5 पे रुकता है ना। आप पानी मिला के गर्म कर दो, बस ये तो हाईली रिएक्टिव है। अब क्या करें, HCl गया, बस फिनॉल बनेगा। तो होंगे ये लो भाई, ये HCl गया, ये गया, आंसर बेंजीन पे OH, फिनॉल है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस सवाल को वैसे घुमाएगा, मान लो तुम्हें कहेगा कि देखो हमारे पास है ना बेंजीन था, हमने इसकी रिएक्शन कराई कंसनट्रेटेड HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आपका कंपाउंड A है। फिर A का आप है ना रिडक्शन कर लो, SnHCl, आपका कंपाउंड B है। B की रिएक्शन आप HNO2 HCl से कर दो, समझ में आ रही है, रिएक्शन पकड़ना आनी चाहिए 0 से 5, तो आपका कंपाउंड C, और C में आप पानी मिला दो, डिस्टिलेशन कर दो, है ना, तो आपका कंपाउंड D है।
पहचानो, कर लोगे? क्या करेंगे सबसे पहले? बेंजीन पे NO2 लगा देंगे। सबसे पहले बेंजीन का नाइट्रेशन मांग रहा है वो, है ना भाई। इसने सिर्फ ये लिखा होता तो मैं सल्फोनिक एसिड लगा लेती, पर ये लिखा है मतलब इससे रिएक्ट कराना है, इसको नहीं, इसकी प्रेजेंस चाहिए। तो जब मैं बेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराऊं तो हमें तो क्लियर होना चाहिए, तो भैया तो ए तो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ए पकड़ लिया हमने नाइट्रोबेंजीन। फिर एनिलीन बन जाएगा। तो देखो SnHCl मतलब SnCl2 और H मतलब रिडक्शन। तो अगर मैं NO2 ग्रुप का रिडक्शन करूं पूरा पूरा तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। तो हम कहेंगे देखो ए तो था नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पकड़ लिया, बी हमने पकड़ लिया एनिलीन, ठीक है। अब ये तो फेमस रिएक्शन है, ये कौन सी है? डाइएजोडाइजेशन, ठीक है। तो सी पकड़ लोगे अपने आप, सी हो गया बेंजीन पे N2Cl, तो ये सिंपल ही है ना, लो बेंजीन पे N2Cl। और अब क्या कह रहा है? डिस्टिलेशन, तो आंसर फिनॉल, बोलो क्लियर। तो ये सी और ये डी, है ना। तो देखो ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट, ये आपका हो गया अमाइन वाला, राइट, अमाइन प्रिपरेशन, ये हो गया एनिलीन प्रॉपर्टीज, है ना, और ये आपका हो गया फिनॉल। तो 2-3 चैप्टर मिला के बना देगा, ठीक है। थर्ड भी हो गया आपका। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको, क्यूमीन। 3 हो गई ना प्रिपरेशन, 4th प्रिपरेशन आपकी है फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है भाई। तो फिनॉल बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड, व्यापारिक विधि कह दो, औद्योगिक विधि कह दो, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिनॉल का प्रोडक्शन जो है वो क्यूमीन से करते हैं, है ना। फिनॉल का प्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन, क्यूमीन होता क्या है? क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। तो अपन बेंजीन लिख देते हैं, हमने बेंजीन लिख दिया, इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, ये रहा, इसको हम कह रहे हैं क्यूमीन। अब ये हमारा जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ना, क्यूमीन, ठीक है। ये कह रहा है क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन का वायु की उपस्थिति में, एयर की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, आंसर है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब देखो रिएक्शन ही करनी है, तो चलो ये ले लिया हमने ऑक्सीजन, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन को पकड़ लो, इसकी ये वाला है ना, इसको खोल दो, ये H खोल दो और हाइड्रोपेरोक्साइड बना दो। मतलब देखो ये बेंजीन, ये आपका क्यूमीन, पेरोक्साइड क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। हाइड्रोजन लगा दे तो हाइड्रोपेरोक्साइड, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आगे क्या है? क्यूमीन, तो इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है भाई, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब मुझे तो फिनॉल दिख रहा है, मैं कहूँगी ये बेंजीन ही रहो, एक्स्ट्रा मटेरियल को बाहर निकाल दो, है ना। तो आप सीधा सीधा कर दो ना भाई, ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे, तो ये नहीं चाहिए, तो ये तो एक ढंग का कंपाउंड है, कौन सा? इम्पॉर्टेंट है। फिनॉल से ज़्यादा महंगा क्या है? बाई प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा है। मतलब ऐसा मेटलर्जी में भी पढ़ोगे, है ना, कि आप कोई मेटलर्जी, मान लो कॉपर की मेटलर्जी पढ़ रहे हो या कोई सिंपल मेटल की मेटलर्जी पढ़ रहे हो, तो आप देखो इम्प्योरिटी में सोना बच रहा है, चांदी बच रहा है, तो इम्प्योरिटी उठाओ, वही काम की है, मेन एक्सट्रैक्शन से क्या ही मिला, ऐसे, ठीक है। तो आपको कि फिनॉल इतना महंगा नहीं है जितना महंगा क्या है? एसीटोन, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, क्लियर। तो ये था आपका, हाँ। अब ये क्या कह रहा है? एयर की प्रेजेंस में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, फिर डाइल्यूट एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो फिनॉल और एसीटोन बनता है, ठीक है। इससे क्या बोल रहा है, हाँ, इसमें एसीटोन जो है वो काफ़ी अधिक अमाउंट में बनता है, मतलब अच्छा खासा बन जाता है, तभी तो हम कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा महंगा ये बन रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में आपको ये मिलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके जो क्वेश्चन है ये अल्कोहल से है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। फिनॉल में OH है ना, तो फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, इसलिए फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, सेम मोलर मास वाले अदर कंपाउंड से, ठीक है। फिर फिनॉल वाटर सॉल्युबल होगा, क्यों? फिनॉल पानी के साथ क्या करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि बड़ा फिनाइल ग्रुप है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, इतनी सॉल्युबिलिटी नहीं है जितनी अल्कोहल की है, बट स्टिल सॉल्युबल तो है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ये हो गया, ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आपके पास है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन। बीच बीच में जो अल्कोहल है वो सब कल कराया हुआ है ना, तो आज अपन से फिनॉल उठा रहे हैं इसमें से। तो है आपके पास नया टॉपिक फिनॉल की अम्लीयता, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब देखो दो रीजन है एक तरह से आपके पास, है ना। अकेला फिनॉल है तो इसमें रेजोनेंस है, जैसे मान लो बेंजीन पे OH, ठीक है, तो तुम कहोगे ना कि भाई ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑल्टरनेट है, ठीक है। तो आपके पास पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप कहोगे अगर ये बॉन्ड यहाँ उठ के आया तो ये चीज़ तो माइनस होगी, है ना, इन दो को छेड़ना नहीं है, ये क्या हो गया प्लस, तो इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया ना, तो डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ आ गया प्लस, ठीक है, तो फिर ये आगे पहुँच जाएगा। तो सेकेंड हम ये बना रहे हैं। अब इससे तो है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वापस यही हो गया, ठीक है। और अगले स्ट्रक्चर में नेक्स्ट को शिफ्ट कर दूँ, इसको शिफ्ट कर दिया आगे, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ ऐसा, ये नेगेटिव, ये डबल और ये, है ना, और लास्ट में तो आप इसको वापस यहाँ ब्रेक कर दो, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, सारे घूम के आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें पढ़ो। पहला, ग्रुप से सिस्टम में पेयर ट्रांसफर हो रहा है, या मैंने तुम्हें कहा था ग्रुप प्लस है, तो फिर इफेक्ट कौन सा है, प्लस है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो चीज है फिनॉल में OH ग्रुप, OH ग्रुप का इफेक्ट कौन सा है, प्लस आयन इफेक्ट है, ठीक है, चलो मान लिया। अब OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, कहाँ बढ़ाई, ऑर्थो और पैरा, इसने इंक्रीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो भाई इसने अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है ना, और ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, भाई ऑर्थो और पैरा पे अटैक करो, ठीक है। एक्टिवेटिंग है क्योंकि माइनस घुमा रहा है, आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये माइनस घुमा रहा है, तो हम कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप है, टेंशन करो ही मत। OH ग्रुप कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये सारी बातें क्लियर। अब एसिडिटी का इससे क्या लेना देना, तो हम कह रहे हैं देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब मिलके क्या कह रही है कि ऑक्सीजन प्लस है। अब हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को प्लस कर दिया, तो कैसे रखे हम इसको, है ना, हमें इसको क्या करो, कम से कम डबल बॉन्ड ही बना दो। तो डबल बॉन्ड कैसे जब इसको निकाल दे, है ना। तो मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रेजोनेंस दिखाने के चक्कर में ऑक्सीजन प्लस कर दिया, है ना, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम क्या बन गया, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। ऑक्सीजन में प्लस आ गया तो ऑक्सीजन न्यूट्रली 3.5 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, ऑक्सीजन प्लस तो भारी हो गया कि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपने मुझे प्लस बना दिया, तो ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, अब वो क्या ही करेगा, न्यूट्रल होने के लिए तो प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, तो तुम बताओगे इट लिबरेट्स H प्लस, है ना, ये क्या करेगा फटाफट H प्लस छोड़े। तो एक तो मुझे ये चीज़ प्रूव कर रही है कि हाँ भाई ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ये इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही, इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि भाई फिनॉल बढ़िया एसिड है कि अल्कोहल बढ़िया एसिड है, फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड है। देखो इसको इसने क्या लिखा है कि फिनॉल की रिएक्शन जब हम मेटल से कराते हैं, लाइक सोडियम से करा दें, एल्यूमिनियम से करा दें, तो हमें पता चलता है कि इसकी एसिडिक नेचर है। एक्सप्लेन कैसे कर रहा है ये, तो फिनॉल में OH ग्रुप बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है क्या। फिनॉल में OH ग्रुप बेंजीन का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि भाई फिनॉल में OH ग्रुप बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रूप में काम करता है। फिनाइल तो मांग रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट है या EWG इफेक्ट है, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि इसके कारण इस मॉलिक्यूल में OH समूह का ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाता है, जो कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, और इसलिए ये प्रोटॉन छोड़ने की टेंडेंसी रख रहा है, वो भी क्लियर है ना। रिएक्शंस अपन बाद में समझाएंगे। अब ये कह रहा है कि चलो कंपेयर कर लो,
अगर मैं आपको कहूँ अल्कोहल और फिनॉल, तो देखो अल्कोहल ले लो, है ना, और एक्व सॉल्यूशन ले लो, तो आप कहोगे अगर अल्कोहल को प्रोटॉन छोड़ना है तो अल्कोक्साइड, मतलब पानी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वाटर का कोई टेंशन नहीं, दो तो एक्सेप्ट कर लूंगा और छुड़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देखो, ये आयन है अल्कोक्साइड। क्लियर? स्टेबिलिटी किस वजह से है? है ही नहीं स्टेबिलिटी, है ना। देखो ऑक्सीजन माइनस है, माइनस मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, और आपका साइड ग्रुप क्या है? ये क्या करेगा? आपका चार्ज और बढ़ाएगा। तो चार्ज बढ़ता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी थोड़ा ना बढ़ती है। तो आप कहोगे तो काम का ही नहीं है। ये जो अल्कोक्साइड आयन है इसमें किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है, तो आप कहोगे इसमें अनुनाद तो नहीं। और जब किसी चीज में रेजोनेंस ही नहीं है तो फिर वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल नहीं है तो ये क्या, वापस प्रोटॉन दे दे, मैं तो जा रहा हूँ, आगे बढ़ने से मतलब नहीं। तो जब ये प्रोटॉन मांग के पीछे चला जाएगा मतलब प्रोटॉन दे ही नहीं रहा, तो नहीं दे रहा तो फिर ये लेस एसिडिक हुआ ना, है ना। दो तो सही, वजह जो भी हो, प्रोटॉन दोगे तो एसिड मानेंगे ना, तो हम कहेंगे नहीं, बैठा नहीं, इसके साथ सेटिंग नहीं बैठी। ठीक है, तो सेम चीज़ हम फिनॉल में पकड़ लेते हैं। तो देखो फिनॉल आपका हो गया बेंजीन पे OH, है ना। अब प्रोटॉन देना है तो आयन तो पानी में ही दोगे, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैंने इसको पानी में मिला लिया, एक बार उसको मिलाया था, तो ये कहेगा ठीक है मैं तेरे को प्रोटॉन दे देता हूँ, तो प्रोटॉन दे देगा तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। बेंजीन पे O माइनस को क्या बोलोगे? फिनॉक्साइड आयन। अब क्या तुम्हें इसमें कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नजर आ रहा है ना? हम कहेंगे ठीक है ना, दो लोन पेड़ तो पहले ही थे, है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे घूमेगा। तो भाई इसमें तो अनुनाद है, फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है ना। और अगर रेजोनेंस है तो स्टेबल है ना, तो मैं कहूँगी तो स्टेबल है। तो ये स्टेबल है तो मतलब ये कह देगा ले जा प्रोटॉन ले जा, तो यानी साथ वाला क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। और ये आपके पीछे आ नहीं रही रिएक्शन। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा तो चल जाना चाहिए। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ। और अच्छे से बता दो, पीके वैल्यू डेटाबेस बताना है तो pKa उससे समझा देंगे, उस पर क्या है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट से समझाया, फिनॉल में OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है ना। अब देखो एक वजह ये भी होगी कि ये भी कार्बन sp2 है, तो sp2 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये भी क्या कर रहा है? ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ना। तो अब ये क्या कहेगा? इससे तो खींच नहीं पाऊंगा भाई। आप अगर दो जगह से जुड़े हुए हो और आपकी नेचर इलेक्ट्रॉन खींचने की है, तो आप तो यहाँ से भी मांगोगे और यहाँ से भी मांगोगे, लेकिन पास वाले दोनों सेम थोड़ा ना है। इधर तो आपके पास ये एराइल ग्रुप है Ar, तो ये कहेगा नहीं भाई मेरे को तो खुद को भी इलेक्ट्रॉन खींचने की आदत है, तो यहाँ तो आपकी तनातनी ज़्यादा चलेगी नहीं। आप किसको तंग करोगे? इसको तंग करोगे ना। ये तो आपसे पूछेगा कि भाई कैसे पोलैरिटी बढ़ कैसे जाती है, तो इस वजह से बढ़ जाती है। ये ऑक्सीजन जगह मेरा काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब मेरे को तो लेफ्ट से भी खींचना है और राइट से भी खींचना है, लेकिन राइट में तो बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो कहता है मुझे भी चाहिए, अब तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, तो मतलब नहीं है ना। तो ये ऑक्सीजन कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है, अब मुझे सिर्फ यही से, है ना। तो ये ज़्यादा पोलर हो गया ना, तो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो हम यही तो कह रहे हैं, बस ये प्रोटॉन दे देगा, इस चक्कर में भी दे देगा, आप वैसे समझाओ तो वैसे भी दे देगा। दोनों तरीके से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो एग्जाम में आ जाए तो, है ना। इसी को तो घुमाना है अपन को। ठीक है, फिर आपसे बोला गया कि भाई pKa वैल्यू, तो ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट टर्न पे। क्या बताया था मैंने तुम्हें? एसिडिक स्ट्रेंथ Ka के तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। ठीक है, अब देखो मेरे पास फिनॉल तो है ना, और मुझे पता है कि इसका ऑक्सीजन आराम से प्रोटॉन छोड़ देगा। क्लियर? लेकिन यहाँ अगर तुम कोई ग्रुप लगाते हो तो मेरी परेशानी बढ़ जाती। तो यहाँ के ग्रुप का तुम इफेक्ट बताओ। तो ग्रुप तो दो तरीके के होते हैं, तो तुम कहोगे भाई एक तो हमारा EDG होता है और एक EWG। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो वो तो होता है EWG। और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला ग्रुप। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप
है ना, तो वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, परेशान करेगा कि भाई तू उसको सपोर्ट कर, मैं तो इससे खींच रहा हूँ। तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको सपोर्ट कब करेगा, जब इसको भगाएगा कि भाई तू जाएगा तभी तो इधर दूंगा, है ना। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर फिनॉल में EWG लगा है तो आप बोल दो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। क्लियर। और डोनेटिंग क्या करेगा, मैं तेरी मदद कर देता हूँ, तो ये कहेगा फिर मैं तेरे को अलग क्यों करूँ, इसको तो सपोर्ट मिल ही रहा है ना, मैं नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा, यहाँ से तो मिल ही रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये इसको नहीं छोड़ेगा, इससे अलग भी हूँ, घर वालों को जरूरत है तो इससे अलग हूँ, तो WG में तो जरूरत थी, बेंजीन मांग रहा था तो इससे अलग हो जाएगा। लेकिन अब ये डोनेटिंग ग्रुप है तो इससे अलग नहीं होगा कि ठीक है चल रहा है काम। अगली बात समझ में। तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीजेस एसिडिक। अब तुम्हारे साथ जो परेशानी है कि तुम्हें ग्रुप्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो EDG में आपका +I +M दोनों है ना, और EWG में -I -M दो। तो बोलो विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा हो सकता था, NO2 हो सकता था, साइनाइड हो सकता था, और COH हो सकता था, SO3H हो सकता था, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, ये सारे विड्रॉइंग है। ठीक है। डोनेटिंग में तुम्हें एक मदद करने एल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हो सकता था, और +M वाले तो खूब सारे थे ना, OH NH2 और OR, ये आपकी मददगार है। तो तुम्हें ध्यान रखो, ये होंगे तो कम हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ, वो होंगे तो बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आपको इसने क्या किया, ऑर्थो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना, तो देखो तीनों में ही नाइट्रो है। अगर मेरे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है भाई, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तीनों में विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। अब मुझे बताओ विड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेशन में संयुग्मन में कब नहीं होता है, मतलब इसका ना -M इफेक्ट कब नहीं लगेगा, कब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है, मेटा पोजीशन है ना। मेटा पोजीशन कॉन्जुगेशन में कभी भी नहीं होती। आपने घुमाया ना, इलेक्ट्रॉन घुमाया तो ऑर्थो पैरा पे घूमता है, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हो तो भी ऑर्थो और पैरा पे कम हो जाता है। तो बढ़ा तो ऑर्थो पैरा पे बढ़ा, और कम हुआ तो भी ऑर्थो और पैरा से कम हुआ, मतलब मेटा आपके रास्ते में कभी नहीं आता है। तो मेटा पोजीशन आपकी कॉन्जुगेशन में नहीं, तो मतलब मैं ये कहूंगी कि भाई इसका विड्रॉइंग इफेक्ट मेटा पे इतना इफेक्टिव नहीं। तुमको कोई बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा बढ़िया बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। आगे बात समझ में। अब फिर भी तुम्हें कंपेयर करना है तो हम पीके वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। तो देखो पीके वैल्यू ये तो तुम्हें क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए कि कम एसिडिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि तो फायदे में है नहीं। अब इन दोनों में क्या सोचूं, पहले ज्यादा होगा, क्यों, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या लेना देना, प्रोटॉन ही तो छोड़ना है, तो प्रोटॉन छोड़ना है तो सिमेट्रिक है नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है। नजदीक होगा तो ज्यादा परेशान करेगा ना, आपका हेल्प करने वाला ग्रुप नजदीक है तो हम जल्दी डरोगे, है ना। और ये थोड़ा दूर हो गया ना, -M इधर भी है, -M इधर भी है, लेकिन थोड़ा नजदीक है, ठीक है। हालांकि इसके केस में ज्यादा फर्क है नहीं। आपको जो डेटा दिया है इन्होंने pKa वैल्यूज का, वो दिया है इधर 7.2, इधर 8.3 और इधर 7. ठीक है। अब तुम्हें लगेगा कि भाई सबसे कम तो ये है ना, तो क्या बोलूं, मेटा वाला, मेटा नाइट्रोफिनॉल तो लीस्ट है, और इन दोनों को लगभग बराबर ही मान लो। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कहा था ये ज्यादा होना चाहिए, पर डेटा के हिसाब से तो ये कम है और वो ज्यादा है। तो यहाँ एक और डंडा फंस जाता है, ये हाइड्रोजन बिजी कर लेता है, बिजी कर लेता है तो फिर ये जाएगा नहीं, है ना, और वहाँ चला जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। इसलिए फिर क्या ना, जब 4 फैक्टर काम करते हैं, है ना, कि भाई होशियार तो है पर उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, या होशियार भी है पेपर भी अच्छा हुआ, बहुत इंटेलिजेंट है पर उसकी राइटिंग खराब है, तो नंबर आने के लिए तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना। सिमिलरली बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो हम एक चीज़ से जब जस्टिफाई नहीं कर पाते तो हम डेटा देते, भाई ये डेटा है आप देख लो, हो सकता है कब कौन सी चीज़ आगे पीछे हो जाए, तो हाँ ये कम रहेगा, ये तो हमारा क्लियर है। और ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम लमसम सेम मान लेते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ है, डेटा तो यही कह रहा है। और उसमें भी पूछे तो हम कहेंगे नहीं, फिलहाल तो ऑर्थो कम लग रहा है और पैरा ज़्यादा लग रहा है। और अगर ये नहीं होता
तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो हम क्या ही कर सकते हैं, बाकी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, जो नजदीक होगा उसका इफेक्ट देख लो, क्योंकि आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, इनवर्स होता है डिस्टेंस की। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर तुम्हें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि आप तो ऐसा करो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। आपके पास है, देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। ठीक है, देखो पहला तुम्हारे पास है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट लिख देती हूँ। फिर है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, समझ गए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या नाम होता है? पिक्रिक एसिड। ठीक है, फिर ये कह रहा है 3 नाइट्रोफिनॉल, तो 3 मतलब मुझे थोड़ा मेटा साउंड कर रहा है ना, ठीक है, ये थर्ड है। फिर ये कह रहा है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, तो 3,5 यानी यहाँ पे भी नाइट्रो है, ठीक है, 3 पे नाइट्रो है और 5 पे भी नाइट्रो है, ठीक है। और फिर तुम्हें कह रहा है 2,4,6 तुमने कर लिया ना, क्या बोल रहा है, फिनॉल, ठीक है, सिर्फ फिनॉल ही है, 5वां। और फिर है 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ये छठा है। अब बोलो सेकंड, फोर्थ, सबसे बढ़िया। सेकंड, देखो एक तो अल्कोहल है और एक फिनॉल है, तो बढ़िया कौन है? फिनॉल। मतलब अल्कोहल तो सबसे खराब एसिड है, तो ये सबसे एंड में आएगा, ये तो मैं फिक्स कर लेती हूँ कि जिसके आंसर में 1 एंड में आए, बस 4 में से 2 या 3 तो मिलेंगे ही सही, तो एक तो निकला कम से कम। अब मुझे पता है फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड होता है और जितना विड्रॉइंग ग्रुप होता है मुझे फायदा मिलेगा, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप, ये रहा, कितने विड्रॉइंग है? 3। तो ये सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया तो वही नहीं हो सकता, तो मैं कहूँगी चलो सेकंड सबसे बढ़िया, फिर फोर्थ, क्योंकि यहाँ 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो फिर मैंने ले लिया चलो फोर्थ। फिर थर्ड, विड्रॉइंग कम असर करेगा लेकिन करेगा तो सही, तो हम कहेंगे चलो थर्ड। फिर फिनॉल, फिनॉल, क्योंकि ये तो ईडीजी है, ईडी तो उल्टा परेशान कर देता है, तो इससे अच्छा तो ना हो, तो फिफ्थ, फिर सिक्स्थ और फिर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो सारे फैक्टर देख के तुम्हें आंसर देना है, क्लियर? अब आपसे फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस, फिनॉल प्रिपरेशन हमारी खत्म, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म। अब फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ फिनॉल में सोडियम पीस डाल दो, क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर, पक्का है ना? सोडियम तो हाइड्रोजन को कभी सहन नहीं करता, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो होंगे इसमें क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, बढ़िया, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर मैं कहूँ तो ऐसा कर लो, फिनॉल में NaOH डाल दो, तो एसिड बेस इंट्रैक्शन ना, तो ही बढ़िया। फिनॉल क्या करेगा? HN दे देगा, ये OHN दे देगा, तब भी मेरा आंसर क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिर मैंने एक टेस्ट कराया था कि एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास फिनॉल है, दोनों लिटमस टेस्ट तो दे ही रहे थे, तुम कैसे पहचानोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, तुम मिलाओगे सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा है ना, इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो, क्या पता चलेगा? है ना, अगर CO2 की एफरवेसेंस आई, मतलब इनो बन गया, क्या भाई? अगर इनो बन गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और नहीं बना इतना दम है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे तो ये बढ़िया एसिड है ना, तो एसिड है तो इसमें से ये सोडियम CO2 को लिबरेट करा सकता है, ये नहीं करा सकता है, क्लियर है? तो ये 3 रिएक्शन बन गई। अब तुम्हें कहेगी नहीं ना, फिनॉल का एस्टरिफिकेशन हो सकता है क्या? चौथी रिएक्शन, फिनॉल का एस्टरीकरण। तो कल जहाँ तुमने अल्कोहल लिया था, आज वहाँ फिनॉल ले लो, है ना। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि देखो एसिटाइल क्लोराइड क्या होगा? CH3COCl, इसकी रिएक्शन फिनॉल से करा दो, करा लोगे, क्या बनेगा? HCl। एरो पे क्या लूँ? ये बाहर निकाल दो, तो ये एसिटेट तो दिख रहा है ना, CH3COO, ठीक है, और क्या आ जाएगा? फिनाइल। तो आंसर क्या है? फिनाइल एसीटेट। ठीक है,
अब देखो बच्चा फंसता कहाँ है कि मैंने ऐसे लिख दिया तो तुमने HCl निकाल दिया। एग्जाम ऐसे दिया हुआ होगा, फिनॉल एसिटाइल क्लोराइड, फ्रिडल ग्राफ नहीं कर सकते थे क्या? एनहाइड्रस हाँ डिपेंड्स, आपको वो कह रहा है एसिटाइल क्लोराइड तो आप पूछो कि मैं FCR तो करा दूंगा, लेकिन FCR कराने के लिए मुझे लुईस एसिड चाहिए। तो अगर उसने एनहाइड्रस AlCl3 लिखा होता तब तो तुम क्या करते हो, ऑर्थो पैरा पे एसिटाइल लगाओ, और नहीं तो तुम सिंपल रिएक्शन करा दो ऐसे। तो इसका आंसर फिनाइल एसिटेट है, नो डाउट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एसिटाइल काव कैटायन है, काव कैटायन तो बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ आपका आंसर है फिनॉल पे एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार बोलो, क्लियर है? ये आपकी FCR है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, सही है। अब एग्जाम में आपको दे रहा है कि आप ऐसा करो, सैलिसिलिक एसिड है, क्या होता है सैलिसिलिक एसिड? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड मतलब फिनॉल के पास COH, ठीक है, तो ये फिनॉल और COH पास पास है ना, तो ये हमने लिख दिया सैलिसिलिक एसिड। तो पहले तो इसका UPSC भी पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट ग्रुप ये है, तो बेंजोइक एसिड 2 पे हाइड्रोक्सी, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है यानी सैलिसिलिक एसिड है, इसका एसिटाइलेशन कराओ, मतलब एसिडिल ग्रुप की एंट्री कराओ। तो CH3CO लेफ्ट हो गया, CH3CO राइट हो गया, और बीच में O, तो हम कहेंगे तो एस्ट्रिफिकेशन था। एस्ट्रिफिकेशन में ले लो ना, एनहाइड्रेट ले लो, एसिटाइल क्लोराइड ले लो, है ना, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे ये तो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन? कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये सैलिसिलिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एसिटाइल ग्रुप अपने साथ ले लेता है। अब इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट से देखो, ये बेंजोइक एसिड, ये OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। एक तो मैं कहूँ कि तुमने सैलिसिलिक एसिड में एसिटाइल ग्रुप पे तो एंट्री करा है, कौन सी पोजीशन पे? तो तुमने ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया एसिटाइल, तो एक नाम तो ये है ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एक तो तुमने ये किया, तो कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं, ठीक है। फिर मैं कहूँगी नहीं, IUPAC बोलो, बेंजोइक एसिड तो है ही, अब इसको मैं एसिड टॉक्सी बोलूं, इतना तो एसिटाइल है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो क्या बोलूंगी 2 एसिड टॉक्सी, तो बेंजोइक, तो हम कहेंगे ठीक है भाई 2 एसिड टॉक्सी बेंजोइक एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको क्या बोले? एस्पिरिन, ठीक है, तो ये आपका है एस्पिरिन। अब एस्पिरिन क्या होता है? एंटीपायरेटिक होता है ना। एस्पिरिन पेन किलर भी होगा, एंटीपायरेटिक, बुखार के टाइम बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा? डाउन करेगा। हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है, क्यों? एस्पिरिन खून को क्या करता है? पतला करता है ना। हार्ट पेशेंट क्या हो गया भाई, हार्ट अटैक नहीं हो जाए, खून पतला है तब भी परेशानी है, आई बात समझ में? क्योंकि मान लो खून पतला है तो क्या होगा, अगर उसको कहीं लग गई तो वो तो फव्वारा छूट जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे लेकिन हार्ट अटैक तो नहीं होगा कम से कम, क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है, क्लॉटिंग बन जाती है, गांठ बन जाती है, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हार्ट पंप करना बंद कर देगा, फिर तो फेल हो जाएगा, है ना। तो कम से कम बाकी सब चीज़ों से तो छुटकारा मिल जाएगा, पर इससे नहीं। तो ये हार्ट फेल कभी भी नहीं होने देगा, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि भाई ये सारी रिएक्शन कराई, ये कंपाउंड बना जो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना भाई, इससे क्या बना दिया? एस्पिरिन। तो ये आपका एंटीपायरेटिक है, बुखार कम कर लेता है, वो ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको, एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक समझे ना, बॉडी पेन को कम करना, पीड़ाहारी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पीड़ाहारी है, बॉडी पेन को कम करता है, और एक गुड फॉर हार्ट पेशेंट, क्लियर। तो हम कहें चलो भाई ये भी बढ़िया है, हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बेहतर है, ठीक है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर ल्यूकस तो अपने इसमें आएगा नहीं, डिहाइड्रेशन आना नहीं है। फिर हम आ जाते हैं, हाँ ये सब तो हमारी हो गई थी। हाँ, फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब अगर तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी तो फिनॉल में कौन घूम रहा था? माइनस घूम रहा था, प्लस घूम रहा था? माइनस। ठीक है, देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, है ना, आप तो एक स्ट्रक्चर बना दो फिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड, तो तुम कहोगे ठीक है बेंजीन था, है ना, ये 3 उसकी बॉन्ड थे इसी, माइनस घूम रहा था एक बार तो यहाँ, एक बार यहाँ ऊपर फिनॉल लगाना है, और एक बार यहाँ, 3 पोजीशन में माइनस घूम रहा था तो मैंने तीनों में बांट दिया। ये कुछ ऐसा था, है ना, एक लोन पेयर तो था ही, एक बेंजीन के साथ शेयरिंग में था और इसका चार्ज क्या था? तो मैं कहूँगी फिनॉल, ये नहीं बनाती हूँ, ठीक है, तो घूम ही रहा है, ये तो बेंजीन का बॉन्ड घूम रहा है ऐसे, ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ भाई फिनॉल में नेगेटिव चार्ज तो घूम रहा है, कहाँ में घूम रहा है? पैरा ऑर्थो 246 पे घूम रहा है। तो अगर इसकी रिएक्शन तेज हुई, अगर फिनॉल तेजी से रिएक्शन करेगा तो आंसर क्या है? 246 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और अगर इसकी रिएक्शन थोड़ी धीमी हुई, मीडियोकर हुई, तो आंसर क्या है? ऑर्थो और दोनों बनेंगे, जो ज़्यादा सिमेट्रिक है, ज़्यादा स्टेबल है, डिपेंड करता है, वो बन जाएगा, उसमें क्या है। क्लियर? तो हम कहेंगे देखो माइनस घूम रहा है तो ऑब्वियसली प्लस अटैक करेगा, प्लस को क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके पास 3 जगह हैं अटैक करने की। ठीक है, यहाँ तक भी बात तो समझ में आई रही, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सब्स्टिट्यूशन इसलिए कि भाई आपने यहाँ बेंजीन पे हाइड्रोजन लगा रखा है ना, उसको हटाओगे नहीं तो वैलेंसी कहाँ से पाओगे? 4 वैलेंसी कैसे होगी फिर? इसको हटाना पड़ेगा ना, बाकी तो अंदर तो डबल बॉन्ड रखोगे, ये तो यानी कि बेंजीन का डबल बॉन्ड सिंगल कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। बेंजीन को तो बेंजीन रखना पसंद करोगे, तो फिर मैं 5वां ग्रुप कैसे जोड़ूंगी? तो तुम कहोगे नहीं ये तो हटेगा, और किसी को हटा के खुद जोड़ना मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो तुमसे कह दिया कि नहीं, वाई फिनॉल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, और जब अटैक करेगा तो किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तुम्हारे एल्कीन होता तो एडिशन था, एल्डिहाइड कीटोन था एडिशन था, क्योंकि उस केस में तुम 1 पाई तोड़ते थे, 2 सिग्मा बनाते थे, ठीक है। और जब अल्कोहलिक KOH होता था तो तुम 2 सिग्मा तोड़ते थे, 1 पाई बनाते थे, तो वो क्या माना जाता था? एलिमिनेशन। 1 पाई बनेगा, 2 सिग्मा टूटेगा, है ना, तो वो एलिमिनेशन। और उल्टा करते हो तो एडिशन। और यहाँ ना तो आप कुछ ऐड कर रहे हो, आप एक को हटा के दूसरे को बिठा रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। और किससे अटैक करवा रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल। पहला अटैक कौन करता है? वो डिसाइड करता है। आगे बात समझ में? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है तो हमें पता है एडिशन है, वहाँ पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का था। एल्कीन एल्काइन तो वहाँ एडिशन है, अटैक वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का है। बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे पकड़ो इस चीज़ को, ठीक है। अब ये कह रहा है अच्छा ठीक है भाई, एक तो धीमी होगी और एक तो तेज होगी, और तो है ही क्या। तो अब पहली रिएक्शन तुम्हें दे दी कि आप ऐसा करो, नाइट्रेशन कर लो फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से। तो हम कहेंगे अच्छा एक तो धीमी एक तेज। तो मैं क्या करती हूँ कि भाई फिनॉल एक बार मैं डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। फिनॉल ले लिया और मैंने कहा थोड़ी धीमी रिएक्शन का है, डाइल्यूट HNO3, टेम्परेचर यहाँ दे, हाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 कैलोरी। तो रूम टेम्परेचर है, उल्टा AC वाला टेम्परेचर है ना। तो मुझे करना ही क्या है? NO2 प्लस OH। तो बोलो नाइट्रो कहाँ का लगाओगे? ऑर्थो और पैरा। तो तुम कहोगे एक आंसर तो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हमेशा तो पैरा ज़्यादा बनता ही है, पर है ना सिमेट्री है ना। लेकिन यहाँ अभी तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी फंस जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है, तो आप उसको कम कैसे कर सकते हो? एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ कम ज़्यादा नहीं होता है, मेजर कौन माइनर कौन नहीं, लगभग होता है। 49 51 तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं ऐसे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा आ गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। ऑर्थो वाले में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो घर का घर में ही होता है ना, ये आपस में इजी। तो इसका पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं।
तो मतलब रिंग बन गई, एक्स्ट्रा रिंग बन गई। तुमसे पूछे कौन से नाइट्रोफिनॉल में कीलेट बनता है, तो इधर बन रहा है कीलेट, रिंग को क्या बोलते हैं, कीलेट, या कीलेट विलेट बनता है, स्टेबल है, वो सब मान लेते हैं हम, है ना। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल का अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम कहोगे नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इतना कम है कि इसके ऊपर से स्टीम पास करोगे ना तब भी अपनी वेपर पास कर लेता है, वेपर बना लेता है। तो हम इसे कहते हैं स्टीम वोलेटाइल, ठीक है ना, भाप में वाष्पशील। क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये तो अपने आगे वाले कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, दोनों अपने आगे वाले नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन सा है, यहाँ हमारा बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इंटर में तो लोग कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं मतलब एसोसिएशन, एसोसिएट होगा तो फिर इतना जल्दी उड़ेगा नहीं, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं कहूँ ये तो धीमे वाली थी, आप तेज वाली करा के बताओ, तो तेज कैसे कराओगे, आप फिनॉल ले लो, फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3, तो हम कहेंगे फिनॉल तो आपका 246 था, ठीक है, ये फिनॉल ले लिया, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। अब वापस वही NO2 प्लस OH हीट कर दो, तो तुम्हें पता है ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर होगा 246 ट्राई, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो यहाँ हमारा आंसर है 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी एक और नाम बताया था इसका, पिक्रिक एसिड। अब अगर सवाल पूछे एसिड विदाउट एसिडिक ग्रुप, आप नाम तो बोल पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, फिनॉल को थोड़ा बोलते थे एसिड एसिड एसिड, इसको तो बोल रहे हो ना तो एसिड विदाउट एसिडिक ग्रुप पिक्रिक एसिड, एक चीज क्लियर है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है ये, जब भी बम बम बनाने हो तो वहाँ पिक्रिक एसिड का यूज कर सकते हो। इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है ना, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो 3 नाइट्रो आपको हमेशा एक्सप्लोड करने वाला प्रोडक्ट देंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, आजकल पिक्रिक एसिड बनाने के लिए फिनॉल से पहले हम 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड बनाते हैं, मतलब फिनॉल में यहाँ पे भी SO3H लगा दो, यहाँ पे भी SO3H लगा दो, फिर नाइट्रेशन कर दो, तो आपका पिक्रिक एसिड बन जाता है ना। तो वैसा क्यों करते, तो हो सकता है इजी प्रोसेस हो, जल्दी हो जाता हो, इसलिए, ठीक है। अब हैलोजिनेशन, ये मैंने आपको कल परसों एनिलीन वाले में सिखाई थी, है ना। एनिलीन में तो प्रॉब्लम थी, हर बार तेज ही रिएक्शन होती। मैंने आपको कहा था कि अगर तुम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से कराओ तो एक बार तो तुम्हें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा, और थोड़ा दिमाग लगाओ तो 246 तीनों मिल सकता है, करानी तो ब्रोमीन से है। मतलब वही कहने चाह रही हूँ मैं, एक बार तेज हो गई, एक बार धीमे हो गई, तो अब तुम बताओ क्या लूँ मैं, फिनॉल के साथ क्या लूँगी, तेज हो जाएगी और एक बार धीमी हो जाएगी, CS2 लूँ तो धीमी होगी, और वाटर लें तो तेज। देखो CO2 नॉन पोलर है क्या, CO2 में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर हमेशा ही क्या होता है, नॉन पोलर, अध्रुवीय, ठीक है। तो भाई O का भाई ऐसी तो है, आप पढ़ते हो ना, O स्टाइल से डिपो, तो ऑक्सीजन का नेक्स्ट मेंबर क्या है, सल्फर, तो C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड, तो वही नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर आपको कौन सी रिएक्टिविटी दे देगा, नॉन पोलर में तो नॉन लगा हुआ है, वो तो क्रियाशीलता क्या करता है, कम। तो अगर तुम यहाँ CS2 लोगे तो धीमे, और पानी मिलाओगे तो पानी तो तेज है, पानी आपका पोलर है। तो मतलब ये आपको आ तो जाएगा कि हाँ या तो ऑर्थो पैरा होगा या 246 होगा, तो फिर तो नंबर नहीं आएंगे ना। तो आपको ध्यान रखना, अगर CS2 है तो मेरा आंसर एक बार तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और दूसरी बार पैरा ब्रोमो फिनॉल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का तो डंडा है नहीं, तो तुम मेजर माइनर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फिनॉल के साथ पानी लिखा तो अब मेरा आंसर 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। PPT भी था क्या इसका, वही वाइट PPT, एनिलीन में भी यही था, है ना, सेम चीज। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइट PPT। बोलो कोई तकलीफ है क्या, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। अब मुझे बताओ फिनॉल तेज पड़ेगा कि फिनॉक्साइड तेज पड़ेगा, है ना। देखो
तुम कहोगे भाई फिनॉल में भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना, ये ऑक्सीजन जाके अटैक करे। फिर हम कहेंगे नहीं तो घर में ही काम आ जाएगा, उल्टा ही प्लस हो जाएगा, तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन NaOH से करा लेते हैं। ठीक है, तो ये गया और ये गया, तो ये फिनॉक्साइड। तो अब अगर ध्यान से सोचो तो ले देखिए तुम्हारे पास ऑक्सीजन पे माइनस ही आ गया, तो लोन पेयर तो पड़ेगी पहले के, उल्टा और एक माइनस आ गया, तो ये ज़्यादा है ना, ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये क्या है, बैटर न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये इतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा ना, मैं इसको लिख देती हूँ ये धीमा न्यूक्लियोफाइल, स्लो न्यूक्लियोफाइल है, वो ढंग का है। ठीक है, रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं, कॉल बेस रिएक्शन। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ अच्छा आपने ले लिया फिनॉक्साइड, आप CO2 से रिएक्शन करा दो। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो होता है रिएक्शन याद करके सीधा लिख लो, एक होता है प्रोसेस वाइज पढ़ो, है ना। तो देखो मैं दोनों बता देती हूँ। अगर मैं ये CO2 है तो ये तो पक्का है ना, ये माइनस है ये प्लस है, और ये प्लस है तो इसी को जाके जोड़ना है ना। तो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ ये CO2 जुड़ जाएगा तो उल्टा ही कार्बोनेट बन गया, है ना, कार्बोनेट बनता है, फिर ये अरेंजमेंट होता है COH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। लेकिन मैं इतना क्यों करूँ, मुझे एग्जाम में सीधी रिएक्शन समझानी है ना कोल्बे वाली, तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है, ये तो सवाल बन सकता है इसलिए मैंने समझाया ऐसे कि भाई ये बना लो। अब आप क्या करो, आप CO2 की एंट्री करा दो, ठीक है, और पहले स्टेप में ये फिनॉक्साइड लाए हो तो फिर फिनॉल तो चाहिए ना, तो फिर ठीक है फिनॉक्साइड। अब वापस देखो, ये तुम्हारा बेंजीन पे जब वो लग जाता है ना, तो ये एक चीज़ और करता है, ये आपका नेगेटिव ग्रुप है ना, तो ये अटैकिंग जो है वो यहाँ ज़्यादा बढ़ाएगा क्योंकि इसके नज़दीक है, यहाँ अटैकिंग इतना नहीं बढ़ाएगा। आई बात समझ में ना, ये माइनस तो देगा आपको लेकिन यहाँ ज़्यादा देगा क्योंकि ये नज़दीक वाला ग्रुप है और ये क्या है, दूर। तो जब भी तुम्हारे पास ये फिनॉक्साइड हो तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर रहेगा एज कम्पेयर टू पैरा। बाकी तो ऑर्थो पैरा थे ही, फिर पैरा से मैट्रिक है, वो सब कुछ है, लेकिन जब भी तुम ये NaOH ले लोगे तो रिमल्टिमान आएगी, रिमल्टिमान फॉर्माइलेशन आती है, रिमल्टिमान कार्बोक्सिलेशन आती है, एक डफ रिएक्शन है, वो आपके कोर्स में नहीं है बट उधर भी, और इधर कोल भी, सबका आंसर ऑर्थो है। अदरवाइज ऑर्थो पैरा दोनों है, पैरा मेजर है। ठीक है, तो मैं कहूँगी अच्छा ठीक है CO2 ही तो एंट्री कराना है, तो मैं इधर एंट्री करा दूँ तो ये COH बन जाएगा और इसको वापस में क्या कर दूँ, फिनॉल बना दूँ। तो सीधा आंसर तो मेरा ये बोल रहा है कि आपके पास ये फिनॉल है और इधर क्या है, COH। पूरी रिएक्शन लिखनी क्यों है, क्लियर, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा मैकेनिज्म, तो ये ना, और नाम और थोड़ा पूछे तो थोड़ा दिमाग लगाओ, CO2 का बता ही दिया अल्डेहाइड कीटोन वाला, इसके थ्रू अटैक करा दो, फिर रीअरेंजमेंट, ऐसे कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो ये नेक्स्ट कोल्बे के बाद आपको वही दे दी रिमल्टिमान, बस 2-3 रिएक्शन है, कंप्लीट है। अब देखो रिमल्टिमान, अपने सिलेबस में रिमल्टिमान फॉर्माइलेशन है ना। रिमल्टिमान भी 2 तरह की है, देखो अगर तुम क्लोरोफॉर्म लोगे तो फॉर्माइलेशन मतलब CHO ग्रुप की एंट्री होगी, और अगर तुम CCl4 लोगे तो कार्बोक्सिलेशन, और एंट्री कौन मारेगा, COH। ठीक है, अब रिमल्टिमान सीधी देखो, अब इसके 2 तरीके हैं ना, क्योंकि एक तो CBSE वालों के सवाल थोड़ा अलग बनता है। जैसे मान लो ये है फिनॉल, रिमल्टिमान में भी कह रहा है NaOH है, तो तुम कहोगे फिर फिनॉक्साइड बना लो, और तो क्या ही है ना। तो हम कहेंगे लो फिनॉल की रिएक्शन हम NaOH से कराएं तो पहले तो ये फिनॉक्साइड बन जाता है, ठीक है, फिनॉक्साइड बन गया। फिर अगर तुम क्लोरोफॉर्म लाते हो आगे, अगर तुम इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, क्लोरोफॉर्म CHCl3, है ना, तो देखो एक Cl तो इसका NaCl बन के निकल गया क्योंकि यहाँ तो मैच और OH ले चुके हो, तो एक NaCl भी चला गया, पीछे क्या बचा, CHCl2। ठीक है, अब देखो इसको भी थोड़ा और डिटेल में पढ़े, इधर साइड में भी चलते। देखो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिखूँ CCl3 माइनस और H प्लस, आपने ले लिया NaOH। ठीक है, तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा क्योंकि आप NaOH लाए हो, तो मेरे पास आया CCl3 माइनस, फिर आपके पास Na भी तो पड़ा है तो वो भी गया। अब मेरे पास क्या बचा, CCl2। CCl2 को बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन,
CCl2 डबल डॉट, सर्दी लग रही तो बंद कर देना, पंखा है ना, AC, सॉरी। CCl2 डबल डॉट, ठंड लग रही है नहीं, CCl2 डबल डॉट को क्या बोलते हैं, डाई क्लोरोकार्बीन। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों? न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, लोन पे है ना, तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है, कि कॉपी में ही लिखा है इलेक्ट्रोफाइल है। देखो ऑक्टेट कहाँ पूरा है, 2 4 6, लोन पेयर दिखने से क्या होता है, ऑक्टेट कहाँ पूरा है, 8 नहीं है ना, तो जिसके पास बेचारे के 8 ही नहीं है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप कहोगे भाई ये, क्योंकि रिएक्शन तो सिंपल है लेकिन छोटी छोटी चीजें, मान लो तुमसे पूछ ले कि भाई रिमर्टिमैन का क्या बोलते हैं अटैकिंग स्पीशीज कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए डाइक्लोरोकार्बोन। जब भी है ना तुम्हारे कोर्स में क्लोरोफॉर्म हो, CCl4 हो, तो अटैकिंग यही आई बात समझ में, क्लोरोफॉर्म हो तो भी यही है, CCl4 हो तो भी यही, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो तुम्हें समझ में आ गया भाई मेरे पास CCl2 तो बन ही चुका है, ये मेरे पास सोडियम फिनॉक्साइड भी है, अब अटैकिंग तो यही होगा, ये CCl2 यहाँ अटैक कर लेगा, है ना, और यहाँ हाइड्रोजन, और ये 2 चीज़ें हैं ही सही। फिर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड वापस लाने के लिए, इसको यहाँ लाने के लिए इस साइड प्रोटॉन को बाहर निकाल दूँ, है ना, तो इस प्रोटॉन को मैं जैसे ही बाहर निकालूंगी तो ये बनेगा कुछ ऐसा, देखो ये एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई, सॉरी ये आपका डबल बॉन्ड आ गया इधर, ठीक है, Na+ तो NaCl बना के निकल जाएगा, ये C, ये Cl, ये Cl, और यहाँ आ जाएगा H, ये प्रोटॉन ये ट्रांसफर हो गया। अब तुम 2 NaOH और ले लो, ठीक है, इसको वापस यहाँ शिफ्ट करो, तो ये 2 NaCl चले गए, 2 OH लगेंगे, फिर वाटर निकलेगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CHO एल्डिहाइड, और ये वापस फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐसा, तब जिनके CBSE है उनको तो ये बना के लिखना जरूरी है ना, और अगर आपको लग रहा ही नहीं ये सब तो मेरे से नहीं होगा, तो आप शॉर्टकट लिखो रिमर्टिमैन। शॉर्टकट कैसे लिखोगे कि आप ले लो फिनॉल, फिनॉल ले लिया, फिर आप ले लो क्लोरोफॉर्म, और आप ले लो NaOH। अब आपको पता है NaOH में आंसर और तो ज़्यादा होता है ना, फिनॉक्साइड बन जाता है, आई इफेक्ट नज़दीक हो जाता है, इसलिए तो हम कहेंगे ठीक है आंसर तो यहाँ है। अब आप सेट कर लो, क्या दिख रहा है आपको, 3 NaCl बाहर निकाल दो, ये गया और ये गया, अब आंसर क्या है CH। ये इजी है क्योंकि उसको देखना है, याद सही लिखा तो फिनॉल मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, आंसर सैलिसिल्डिहाइड, खत्म। पर अब वो इंटरमीडिएट के थ्रू पूछना चाहे तो वो पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि बहुत बार क्या वही बना देगा बीच में, तो आपको दोनों ध्यान रखनी है, और नहीं होती तो इसको कर लो, क्लियर है। अब अगर एग्जाम आ जाएगा, आप ऐसा करो फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म कर दो, पक्का, फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म ही तो करना है, ये लो, तो आंसर क्या है, तो बेंजीन बन गया आपका, है ना। अब आपकी लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई, आप कर दो फिनॉल का ऑक्सीडेशन, ठीक है, आपसे कहा गया फिनॉल को क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर दो और बेंजोक्विनोन बना दो, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो ये ले लिया हमने फिनॉल, है ना, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करना है, डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट भी लोगे ना, और H2SO4, तो ये Na2SO4 बाहर निकालेगा, H2Cr2O7, फिर वो HCrO4 बनेगा, क्रोमिक एसिड, ठीक है। तो होगा क्या, करना तो आपको ऑक्सीडेशन है ना, तो देखो क्या करो, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये कार्बन गएगा, अगर ऊपर डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो फिर ये तो बनेगा नहीं, इसको अब आगे शिफ्ट करो, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होकर बाहर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर कुछ ऐसा, ये तो हो गया डबल बॉन्ड हो, इधर वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला बॉन्ड ऑक्सीडाइज कार्बन को C डबल बॉन्डों में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये इसका नाम बताया था बेंजोक्विनोन, या सिर्फ क्विनोन लिखो, मैंने तुम्हें क्विनोन बताया था, ठीक है, तो क्विनोन या बेंजोक्विनोन। अब ये क्या करता है, बेंजोक्विनोन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ तो भाई जो लेयर ऑक्सीजन के संपर्क में आई होगी वही तो ऑक्सीडाइज हुई होगी, पूरा फिनॉल तो ऑक्सीडाइज हुआ, तो बाकी के फिनॉल के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है,
तो ये फिनॉल और यहाँ पे भी ये फिनॉल। तो ये फिनॉल के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसका नाम क्या पड़ा? फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन। और इसका कलर क्लियर। तो सवाल बनेगा भाई फिनॉल हवा में बड़े बड़े पिंक कलर हो जाता है, तो आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये ये आपका फिनॉल जो है कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो